नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम राष्ट्रीय आय की गणना को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तथा आज के लेक्चर में हम आर्थिक समृद्धि के प्रमुख संकेतकों जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी तथा एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना की दो प्रमुख विधियां, उत्पादन विधि तथा व्यय विधि के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, देश में कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और इन आर्थिक गतिविधियों के संचालन से ही अर्थव्यवस्था में कई परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं तो कई गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं तथा इन परिवर्तनों के माध्यम से ही हम दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच में तुलना कर सकते हैं। इसके साथ ही इन परिवर्तनों के माध्यम से ही हम देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति के बारे में भी हम समझ सकते हैं और इन परिवर्तनों को हम आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के रूप में जानते हैं। यहाँ पर जो आर्थिक विकास है यह एक बृहद संकल्पना होती है, जबकि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक स्वरूप होता है। इनमें अंतर क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, जो आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति में परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है उन परिवर्तनों को ही आर्थिक समृद्धि कहा जाता है और यह परिमाणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। वहीं जब हम आर्थिक विकास की चर्चा करते हैं या आर्थिक विकास को समझते हैं तो आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हम गुणात्मक परिवर्तनों या मानवीय सरोकारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा इत्यादि को भी जब सम्मिलित किया जाता है तो उसे ही आर्थिक विकास कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए तथा देश के नागरिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति के लिए ही आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। अब जो आर्थिक समृद्धि होती है जिसको हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, राइट, ये जो आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसके कई संकेतक होते हैं तथा इसके मात्रक होते हैं जिनसे मापा जा सकता है। जो आर्थिक समृद्धि के संकेतक हैं उनमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी तथा एनएनपी होते हैं। यदि जीडीपी में या जीएनपी में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब है कि देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तथा इस आर्थिक समृद्धि को हम इन संकेतकों का उपयोग करते हुए ही नेशनल इनकम के रूप में या पर कैपिटा इनकम के रूप में मान सकते हैं। तो अगर हमें इस टॉपिक को मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर संकेतकों या इंडिकेटर्स को समझना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे सबसे पहले हम जीडीपी समझेंगे, राइट, जीडीपी समझेंगे, उसके बाद में एनडीपी समझेंगे, एनएनपी समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ जाएंगे तो इनके माध्यम से ही क्या निकालते हैं, हम नेशनल इनकम निकालते हैं या पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या आर्थिक समृद्धि है उसके सभी संकेतकों को समझना आवश्यक है और इसके साथ ही इन सब में आपस में क्या रिलेशन होता है वो भी यहाँ पर जानना अति अनिवार्य है। जैसे जीडीपी से जीएनपी कैसे निकलता है या जीडीपी से एनडीपी कैसे निकलता है, तो ये यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको टॉपिक शुरू होने से पहले ही बता देता हूं कि इस टॉपिक में से कौन सा 3 नंबर का और किस प्रकार का 5 नंबर का और कौन सा 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर 3 नंबर की चर्चा करें तो इस टॉपिक में से जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो प्रमुख शब्दावलियों में से पूछे जाएंगे। जैसे कुछ शब्दावली तो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे जीडीपी को परिभाषित कर दीजिए, या जीएनपी, एनडीपी, इनकी परिभाषा जो है वो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इसके साथ ही
इसके साथ ही कई अन्य शब्दावली जैसे फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, राइट, आधार वर्ष क्या होता है, या फिर हस्तांतरित आय क्या होती है, निवासी किन्हें माना जाता है, गैर निवासी किन्हें माना जाता है, इस तरीके की जो शब्दावली है वो यहाँ पर, या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राइट, ये सभी जो शब्दावली हैं ये 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं। वहीं अगर हम 5 नंबर की चर्चा करें तो 5 नंबर में राष्ट्रीय आय की परिभाषा जैसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषित करिए तथा राष्ट्रीय आय को किन विधियों से मापा जा सकता है, या फिर जीडीपी क्या है इसको समझाइए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो वहीं 11 नंबर में जो राष्ट्रीय आय की जो 3 विधियां हैं, राइट, आय विधि, व्यय विधि तथा उत्पादन विधि, उन तीनों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वहीं राष्ट्रीय आय में किन मदों को सम्मिलित किया जाता है और राष्ट्रीय आय में किन मदों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यह प्रश्न भी 11 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर एक फ्रेम हो गई, और ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि बाकी का जो टॉपिक है उसको आप समग्र रूप से बहुत अच्छे से समझ सकें। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि 3 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के और 11 नंबर के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे शुरू में जो प्रमुख संकेतक हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे शुरू हम करते हैं यहाँ पर जो है बाजार कीमत पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पर जीडीपी क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी एवं गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा, राइट, सभी निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य पर मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में निवासी एवं गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य पर मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस या जीडीपी या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें 4 चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर पहला तो ये हो जाएगा कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, दूसरा इसका भाग है किसी एक वित्तीय वर्ष में, फिर सभी निवासी एवं गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर इन 4 को क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम्स में अगर आपने इन 4 में से कुछ भी एक को छोड़ दिया तो वो परिभाषा आधी अधूरी मानी जाएगी। और इसके साथ ही जीडीपी को समझने के लिए इन 4 तथ्यों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर जो घरेलू सीमा है इससे क्या संबंध है, वित्तीय वर्ष, फिर यहाँ पर निवासी एवं गैर निवासी और अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, राइट। इन 4 के बारे में अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो जीडीपी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। पहली चीज तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जीडीपी में हम यहाँ पर एक और चीज को हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं, यहाँ पर 5वां उत्पादित। तो जीडीपी में यहाँ पर उत्पादित जो वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं उनको ही क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, आगे जब हम राष्ट्रीय आय की गणना पढ़ेंगे तो उसमें जो भी हस्तांतरित आय होती है या जो भी ट्रांसफर आय होती है, जैसे गवर्नमेंट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराती है,
उसको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। वहीं जो आकस्मिक आय होती है, जैसे आपकी लॉटरी में आप जीत जाते हैं, तो उसको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर केवल और केवल उन मदों को जोड़ा जाता है जिनका उत्पादन हुआ है, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो। तो यहाँ पर पहली चीज आपको ये क्लियर हो गई कि जीडीपी में या राष्ट्रीय आय की गणना में हम केवल और केवल उत्पादित वस्तुओं एवं उत्पादित सेवाओं को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। अगले लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सी मदों को हम सम्मिलित करते हैं और कौन कौन सी मदों को सम्मिलित नहीं करते हैं। वहां पर अगर आपके दिमाग में केवल और केवल एक शब्द दिमाग में है और वो है उत्पादन, की उसका उत्पादन होना चाहिए। हस्तांतरित आय हो या आकस्मिक आय हो या जो उपहार हो, वो दरअसल उनका उत्पादन नहीं होता, वो हमको हस्तांतरण होता है, इसीलिए उनको हम सम्मिलित नहीं करते हैं। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, यहां पर अन्य मदों को सम्मिलित नहीं करते हैं। ये हो गई पहली चीज। दूसरा, हम यहां पर मान सकते हैं कि हमने देखा यहां पर देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, यहाँ पर घरेलू सीमा को समझना बहुत ही जरूरी है। घरेलू सीमा से मतलब ये नहीं कि ये हमारा जो है ये भारत का मैप है, तो हम केवल और केवल भारत की जो है भौगोलिक सीमा है उसको ही हम यहाँ पर घरेलू सीमा मानेंगे, नहीं। घरेलू सीमा के अंतर्गत भौगोलिक सीमा तो सम्मिलित होती ही है, नो डाउट। हमारे देश की जो टेरिटोरियल बॉर्डर है वो तो आएगी ही सही, इसके साथ साथ हमारे देश की राजनीतिक सीमा को भी सम्मिलित करते हैं, सामुद्रिक सीमा को भी सम्मिलित करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र से कुछ दूर तक जो है हमारी सामुद्रिक सीमा होती है, जहां तक हम हमारे देश की जल क्षेत्र को सुरक्षित कर सकते हैं या वहां पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही राजनीतिक अंतः क्षेत्र, राजनीतिक अंतः क्षेत्रों से मतलब ये होता है कि अगर जल क्षेत्र में, राइट, जल क्षेत्र में क्या है, कोई शिप है, जैसे ये कोई शिप हो जाएगा बहुत बड़ा, या फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एक एरोप्लेन हो जाएगा, राइट। तो अगर कोई जहाज है या फिर कोई क्या है, एरोप्लेन है, या फिर कोई मछली पकड़ने वाली नौका है, अगर उनका संबंध भारत से है तो वो भी हमारे राजनीतिक अंतः क्षेत्र में या हमारे देश की घरेलू सीमा में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की एयरलाइंस है और वो अमेरिका एवं ब्रिटेन के बीच में उड़ रही है, तो भले ही वो भारत की जो है भौगोलिक सीमा से बहुत दूर है, लेकिन अगर वो एयरलाइंस हमारे देश की है तो वो भी हमारी देश की घरेलू सीमा में सम्मिलित होगी। वैसे ही जहाज समुद्र में कहीं भी हो, लेकिन यदि अगर वो जहाज भारत का है तो वह भी हमारी घरेलू सीमा में सम्मिलित होगा। और वैसे ही फिशिंग वेसल, वैसे ही सीमा अंतर्गत जो जितना भी पूरा का पूरा जल क्षेत्र होता है, एवं विदेशी यहाँ पर अंतः क्षेत्र, विदेशी अंतः क्षेत्र में यहाँ पर दूतावास, जैसे भारत के जो दूतावास है अगर वो अमेरिका में है तो अमेरिका का जो भारतीय दूतावास है वह भी हमारे देश की घरेलू सीमा में सम्मिलित किया जाएगा। और इसका उल्टा भी सही है, जैसे आगे आप समझेंगे कि अगर हमारे देश में जैसे दिल्ली में अमेरिका का दूतावास है तो अमेरिका का जो दूतावास है वो अमेरिका की घरेलू सीमा में सम्मिलित किया जाएगा। अमेरिकी दूतावास में जो भी गतिविधि हो रही है उसका हमारे देश की जो है जीडीपी, उसमें से हम अगर जब हम आगे जो है राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ते हैं तब उसको हम माइनस कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर समझना जरूरी है। या फिर क्या हो, यहाँ पर सैनिक अड्डे हों, राइट। जैसे हो सकता है कि अमेरिका का जो अड्डा है वो अफगानिस्तान में हो, या हमने हमारा जो है नेवल बेस है या फिर हमारा जो है सैनिक अड्डा हमने अफगानिस्तान में या किसी अन्य देश में बनाया है या उसको लीज पर लिया है, तब भी वो हमारे देश का ही भाग या हमारे देश की घरेलू सीमा ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे देश की जो घरेलू सीमा है, मतलब
जीडीपी में जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मैंने पहली चीज तो आपको बता दी है कि हमको यहाँ पर केवल और केवल जो उत्पादित वस्तुएं हैं, राइट, उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, उनको लेना है। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी में यहाँ पर घरेलू सीमा के अंदर, राइट, यहाँ पर हमने घरेलू सीमा को समझा। तो दो चीजों को हम समझ चुके हैं यहाँ पर, एक तो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, और दूसरी चीज उनका जो उत्पादन है वो हमारे देश की घरेलू सीमा में होना चाहिए, और हमारे देश की घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा, राइट, यहाँ पर हमारे देश की घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा सम्मिलित होती है, इसके साथ राजनीतिक सीमा, सामुद्रिक सीमा, राजनीतिक अंतर क्षेत्र जैसे जहाज, वायुयान, फिशिंग वेसल्स एवं जल अंतर्गत जो जल क्षेत्र होते हैं, एवं विदेशी अंतर क्षेत्र जैसे दूतावास एवं सैनिक अड्डे, इनको हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब तीसरी हम महत्वपूर्ण चीज समझते हैं यहाँ पर, वो है निवासी। हमने परिभाषा में देखा कि जो उत्पादन है, उत्पादन घरेलू सीमा में होना चाहिए, और किसके द्वारा? सभी निवासी एवं गैर निवासियों द्वारा। तो यहाँ पर निवासी से क्या तात्पर्य है? देखिए, निवासी संबंधित देश में निवास करता है तथा उसकी आर्थिक रुचि भी उसी देश में होनी चाहिए, राइट। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? निवासी मानेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि कोई विदेशी व्यक्ति है, राइट, अगर कोई विदेशी भारत में तो रह रहा है और वो भारत में सेवाओं का या वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक रुचि हमारे देश में नहीं है, तो उसे हम क्या मानेंगे? गैर निवासी मानेंगे। अर्थात गैर निवासी संबंधित देश में निवास तो करता है, लेकिन उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में नहीं होती है जिस देश की जीडीपी की गणना की जाती है, राइट। तो यहाँ पर हम जब जीडीपी की तुलना करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर निवेशी को भी शामिल करेंगे और गैर निवेशी को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि एक तो ये है, पहले ही मैंने बता दिया कि हम केवल और केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को ही लेते हैं। दूसरा ये है कि इन सभी का जो है उत्पादन हमारी घरेलू सीमा में ही होना चाहिए। और तीसरी चीज, निवासी एवं गैर निवासी दोनों के द्वारा उत्पादन होना चाहिए, राइट। निवासी भारत में रहता है और उसकी आर्थिक रुचि भी भारत में ही होती है, लेकिन गैर निवासी भारत में रहता तो है लेकिन उसकी आर्थिक रुचि भारत में नहीं होती, और इसमें सभी विदेशी कंपनियों के अधिकारी हो जाएंगे या कर्मचारी हो जाएंगे या राजदूत सम्मिलित होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो है अगला हम बात करें तो अगली जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य यहाँ पर हमको देखना है। यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कठिनाई जाती है और वो है दोहरी गणना। कई बार हम उत्पादन में किसी वस्तु को दो बार गिन लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमेशा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को ही लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कार का क्या हुआ? उत्पादन हुआ, जिसकी कीमत कितनी है? 5 लाख रुपए है। तो उस कार की जो कीमत है उसमें से हम केवल और केवल 5 लाख को ही लेंगे, और इसमें से जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, अब मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, आपको पता है कि कार का उत्पादन केवल लोहे से तो होगा नहीं, उसमें कई वस्तुएं जैसे टायर की, इंजन की, गियर की और कांच की, इन सब की भी आवश्यकता होती है। तो उसको हम क्या कर देंगे? इसमें से हटा देते हैं। जैसे आप शुरू से प्रक्रिया को समझें तो कार बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की जरूरत होगी, और मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने यहाँ पर एक कार के उत्पादन के लिए 1000 रुपये का लोहा खरीदा,
राइट। और उस लोहे का उस कंपनी ने विभिन्न प्रकार के उसके पार्ट्स बना दिए, राइट। हो सकता है कई उसने पार्ट बना दिए हो, या उसका क्या बना दिया हो, इंजन बना दिया हो, राइट, या फिर उसके पहिए बना दिए हो, इस तरीके से। अब जैसे हम मान लेते हैं कि लोहा उसने 1000 का खरीदा और उसने कई पार्ट बना दिए, और इंजन की कीमत जो थी उसने पार्ट बना के उसको 5000 रुपये में यहां पर क्या कर दिया, किसी कंपनी को बेच दिया। तो समझिए यहां पर पहले व्यक्ति ने 1000 रुपये का लोहा खरीदा और फिर उसका इंजन बना के उसको 5000 में बेच दिया। फिर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने इसी 5000 को क्या किया, खरीदा। अन्य जो कंपनी है उससे टायर खरीदे, किसी तीसरी कंपनी से यहां पर कांच खरीदे, और उन सभी को असेंबल करके यहां पर क्या कर दी, कार बना दी, और जिसकी कीमत कितनी हो गई है, यहां पर 5 लाख हो गई है। अब आप समझिए, अगर हम यहां पर इस कार की जो कीमत है, इस कार की जो कीमत है वो कितनी है, 5 लाख है। अगर हम इस 5 लाख को सम्मिलित कर लेते हैं, इसके साथ ही अगर हम ये मान लें कि भाई ये तो हमने सम्मिलित कर लिया, फिर हमने जो 1000 रुपये का जो लोहा खरीदा था जिससे पार्ट्स एवं इंजन बनाए थे, अगर इसको भी सम्मिलित कर लेंगे तो कीमत और बढ़ जाएगी। फिर अगर हम इसमें जो है 50,000 रुपये का इंजन भी शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक तरफ हमने कार्य का जो है मूल्य भी शामिल कर लिया, और वहीं पर ये 1000 रुपये का लोहा और 50,000 का इंजन और अदर पार्ट्स की कीमत को भी इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पर कार के जो अंतिम जो कि फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर कार का मूल्य है, उसमें यहाँ पर जो पार्ट्स है या इंजन है ये इनकी डबल बार क्या हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी। एक तो वहाँ पर काउंट हो जाएगी जो कंपनी इंजन बना रही है, और दूसरी कार की कीमत के साथ में, और इसकी वजह से जीडीपी के वास्तविक आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ से जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जो कच्चा माल के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है, उनको हम यहां पर काउंट नहीं करते हैं, राइट। अब पांचवी चीज यहां पर बच गई, वो कौन सा है, यहां पर वित्तीय वर्ष। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट, क्योंकि जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में हमेशा उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन उसी वर्ष में हुआ है। जैसे अगर हम हमारे इस साल की निकालें, तो अगर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में हुआ है तो उसको ही उसमें सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी कार्य का उत्पादन 2018 में हुआ हो, राइट, और वो उसकी बिक्री ना हुई हो, या फिर 5 साल पहले हुआ हो, तो उसको हम जीडीपी में जो 2020 की जैसे हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो क्या वो 2020 की 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में अगर उसका उत्पादन नहीं हुआ है तो उसको हम सम्मिलित नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो जितने भी 5 चीजें हैं, ये अगर आप इनको समझ गए तो आपको जीडीपी समझ में आ गई। तो जीडीपी की परिभाषा में हमको इन 5 चीजों का मेंशन करना है, और आपको समझ में आ गया होगा तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो परिभाषा है वो इसी तरीके से हो जाएगी कि किसी भी देश की घरेलू सीमा, राइट, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका उत्पादन निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा किया जाता है के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जीडीपी की परिभाषा थी, और अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो हमें इन 5 के 5 बिंदुओं को मेंशन करना होगा। अब इसके बाद में जो अन्य संकेतक हैं उनको अगर आपने जीडीपी को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो वो अन्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए 2 चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। एक तो यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा है जीडीपी, राइट, और यहां पर लिखा है जीएनपी। यहां पर डी का मतलब होता है डोमेस्टिक,
सकल घरेलू उत्पाद, और यहां पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय या नेशनल। तो इसमें अंतर क्या है समझिए। देखिए डी फॉर, जैसे यहां पर हो जाएगा घरेलू शब्द और यहां पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शब्द। तो आपको ये समझना है कि जब हम जीडीपी पढ़ते हैं और जब घरेलू शब्द होता है तो उसमें हम निवासी एवं गैर निवासी दोनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को यहां पर सम्मिलित करते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्रीयता की होती है तो अब हमको यहां पर अंतर यह करना पड़ेगा कि जो भारत के नागरिक हैं केवल और केवल उनके द्वारा उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं को ही क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, भले ही उन्होंने भारत में उनका उत्पादन किया हो या भारत के बाहर किया हो। राइट, यहां पर जो था हमने ध्यान किसको दिया, भारत की घरेलू सीमा को हमने ध्यान दिया। राइट, अंतर आपको समझ में आ रहा है। जब डोमेस्टिक या घरेलू की बात करते हैं तो घरेलू सीमा में विदेशियों के द्वारा एवं जिसको हम कहते हैं कि घरेलू सीमा में निवासी एवं गैर निवासी, या हम ये कहें दूसरे अर्थ में सामान्य भाषा में कि जीडीपी में या जो घरेलू सीमा होती है, घरेलू सीमा में भारत के नागरिकों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं उनको सम्मिलित करते हैं। जबकि अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें से हम जो विदेशी व्यक्तियों की आय होती है वो घटा देते हैं और राष्ट्रीय जो है देश के नागरिक होते हैं उनकी आय को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, हमें जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। तो यहां पर हमें जैसे हमारे देश में जीडीपी का हमने मार्केट प्राइस से उसका क्या कर लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है। और यहाँ पर कौन सा शब्द है, घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा में निवासी एवं गैर निवासी दोनों के द्वारा उत्पादन होता है, या फिर हम ये कहें कि नागरिकों एवं विदेशी दोनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जब हम सकल राष्ट्रीय की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम देश के निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर जो अर्जित आय है उसको हम क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय नागरिक, राष्ट्रीय मतलब नागरिक, तो नागरिक चाहे उसने उत्पादन घर में किया हो या देश की सीमा के बाहर हो। इसके साथ ही अब सीधी सी बात है कि अगर देश के नागरिक दूसरे देशों में वस्तु एवं सेवाओं का सृजन कर रहे हैं तो उनकी अर्जित आय को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जो हमारे देश में जो गैर निवासी हैं, राइट, उनके द्वारा हमारे देश की आर्थिक सीमा में जो इनकम हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अर्थात अगर हम देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय में से गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय को घटा दें तो उसको ही क्या कहा जाता है, विदेशों से प्राप्त निवल आय, या जिसको ही कहा जाता है कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, और इसको ही शॉर्ट फॉर्म में NIFA कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें ये शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि जो GNP को अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो सीधी सी बात हो जाएगी GDP, राइट, मार्केट प्राइस पे, और इसमें से हम NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये हमारा मार्केट प्राइस पे क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। राइट, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब यहां पर जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यदि अभी एक कंसेप्ट और आपको समझना है कि जब भी सकल, जैसे हमने बात की सकल, और एक आता है यहां पर शुद्ध, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम इसके बीच में से जो डेप्रिसिएशन है, राइट, डेप्रिसिएशन है या मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास जो, राइट,
उसको अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा, राइट। अब जो मूल्यह्रास क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझना। मूल्यह्रास में हम एक तो जो भी जितनी भी मशीनें होती हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो या सेवा के उत्पादन हो, उसमें जो मशीनरी प्रयुक्त होती है वो जितना हम उसको उपयोग करते हैं वो घिसती चली जाती है, उसके कल पुर्जे जो हैं वो टूटते फूटते हैं, या कल पुर्जों की जो है लाइफ साइकिल है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो एक तो मशीनों के जो कल पुर्जे हैं उनमें घिसावट होती है, या उनकी लाइफ साइकिल जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है, या फिर इनके उत्पादन में जो मशीनें होती हैं वो अचानक से खराब हो जाती हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, घिसावट कहते हैं, राइट। तो अगर हम यहां से सीधी सी बात है, जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जिसको हम कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो अगर हम देश के सकल घरेलू उत्पाद में से अगर हम क्या हटा दें, मूल्यह्रास को हटा दें, तो फिर वो क्या बन जाएगा, हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस पर प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की चर्चा करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो शुद्ध है और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय है। तो देखिए जब एनएनपी, नेट नेशनल और प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अब मैंने आपको बताया था अभी यहां पर कि जब हम सकल से शुद्ध प्राप्त करते हैं तो क्या कर देते हैं, मूल्यह्रास कर देते हैं। इसका मतलब अगर जो है जीएनपी, राइट, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हो जाएगा जो हो जाएगा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए मैंने क्या बताई है कि जो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जैसे राष्ट्रीय को हम समझें तो हमारे यहाँ पर जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जब हम राष्ट्रीय सकल से, जब हम घरेलू से राष्ट्रीय की ओर जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, विदेशों से प्राप्त निवल आय को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एनडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तब भी हमको एनएनपी मिल जाएगा। कहने का मतलब जो दो मैंने आपको अभी बताए थे कि जब हम यहाँ पर घरेलू से राष्ट्रीय की चर्चा कर देते हैं, जब हम घरेलू से राष्ट्रीय मद निकालते हैं तो हम वहां पर क्या कर देते हैं, NIFE को जोड़ देते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है कि अगर हम यहाँ पर NDP, राइट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो है सकल में से भी, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर कि सकल में से जब शुद्ध निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, मूल्यह्रास को। तो यदि हम जीएनपी में से भी मूल्यह्रास को घटा दें तब भी हमको क्या मिल जाएगा, एनएनपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। समझ में आया, ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो फिर आप जीएजीपी से एनएनपी निकालना पूरी तरीके से सीख जाएंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर चार चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। सबसे शुरू में हमने पढ़ा था जीडीपी के बारे में, तो ये हमारा यहाँ पर जीडीपी हो जाएगा, राइट। उसके बाद में हमने जीएनपी, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर एनडीपी पढ़ा और फिर पढ़ा एनएनपी, राइट। अब बात करते हैं हम साधन लागत की, राइट, या किसकी, फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। साधन लागत, साधन लागत, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि साधन लागत में और यहां पर जो है साधन लागत, राइट, साधन लागत और बाजार मूल्य मार्केट प्राइस, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो अगर आप समझ गए तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो साधन लागत और बाजार मूल्य में क्या अंतर होता है, देखिए साधन लागत का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु या सेवा का जो उत्पादन है वो फैक्ट्री के अंदर ही हुआ है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन
जिस कीमत पर होता है उसको बाजार में नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उत्पादन होता है सरकार उस पर क्या लगा देती है? कर लगा देती है। अब आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि एक कोई गाड़ी है, राइट, या एक हम कार ही ले लेते हैं, कार की जो है मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 5 लाख है। अब सबसे पहले सरकार इसकी जो है निगम कर मांगेगी, राइट, कि भाई आपने इतना मुनाफा कमाया है, इतना प्रोडक्शन किया है तो हमें कर दे दो। तो एक तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ इसमें से कर को जोड़ना पड़ेगा, राइट। इसके साथ ही जो बाजार मूल्य हो जाएगी ये जोड़ देती है। फिर इसके साथ ही क्या होगा कि सरकार कई बार क्या करती है कि वित्तीय समावेशन के लिए या आम नागरिक को भी सुविधाएं देने के लिए कई पर सब्सिडी देती है, जैसे जो ट्रैक्टर वगैरह उन पर कई प्रकार की सब्सिडी भी देती है। तो हम यहाँ पर सब्सिडी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, राइट। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर बाजार कीमत मिल जाएगी, राइट। इसको ही अगर जैसे हम बाजार मूल्य से निकालें या फिर मैं इसको उल्टा बता दूं, जैसे बाजार मूल्य है तो बाजार मूल्य में से हम क्या कर दें? कर को हटा दें और सब्सिडी को क्या कर दें? जोड़ दें, तब भी हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर साधन लागत मिल जाएगी। समझ में आई ये दो चीजें, राइट। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। कुल मिलाकर साधन लागत का मतलब वस्तु एवं सेवा का उत्पादन औद्योगिक इकाई के अंदर ही, लेकिन जब हम उसको बाजार मूल्य पर बेचते हैं तो उसमें सरकार जो टैक्स लेती है तो वो टैक्स भी जोड़ दिया जाता है और सरकार जो सब्सिडी देती है वो घटा दी जाती है, तब जाकर वो जो वस्तु है वो हमको बाजार मूल्य पर क्या होती है? प्राप्त होती है, या हम उसको फिर क्या करते हैं? खरीदते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फैक्ट्री के अंदर कार की कीमत 5 लाख है, अब सरकार ने इस पर 20,000 का क्या ले लिया? टैक्स ले लिया, लेकिन सरकार ने जैसे कोई इलेक्ट्रिक कार है तो उस पर 10,000 की क्या दे दी? सब्सिडी दे दी। तो ये जो कार है ये हमको बाजार पर कितने मिलेगी? 5,10,000 की, मतलब टैक्स को जोड़ दिया हमने, सब्सिडी को हटा दिया है, राइट। तो यहां पर ये हो जाएगी यहाँ पर साधन लागत के बारे में। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, राइट, सकल घरेलू उत्पाद एट अ फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में से फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए जो मार्केट प्राइस होती है, अब इसका उल्टा कर लो। अगर हमको जैसे आपको जैसे किसी कार्य का बाजार मूल्य पता है और आपको उसकी लागत बतानी है तो आप सीधी सी कहेंगे कि जो बाजार मूल्य है उसमें से कर को क्या कर दो? घटा दो, और सरकार ने जितनी भी सब्सिडी दी है उसको क्या कर दो? जोड़ दो। तो हमको उसका क्या मिल जाएगा? बाजार मूल्य मिल जाएगा, सॉरी साधन लागत मिल जाएगी, राइट। तो यहीं पर किया है, राइट। जीडीपी जब हम फैक्टर कॉस्ट में से निकालेंगे तो जो मार्केट प्राइस है उसमें से जो टैक्स है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, और जो सरकार ने सब्सिडी दी है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, राइट। अगर जैसे एक कार की कीमत है 5,10,000 और ये कहें कि भाई ये एक फैक्ट्री में कितने में बनी है, तो आप उसको बताने के लिए क्या कहेंगे कि भाई जो फैक्ट्री की जो बाजार जो है कार की जो बाजार मूल्य की कीमत है कितनी है? 5,10,000। अब आप कहेंगे कि ये बाजार मूल्य की कीमत में से सरकार ने जितना भी कर दिया है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर सरकार ने कर लिया 20,000 और इसमें से जो सब्सिडी दी है वो जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी? साधन लागत मिल जाएगी। यही कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो सीधा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस में से हम परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर को हटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ये किताबों में इस तरीके से भी मिलता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस, या फिर यहां पर लगाएंगे हम क्या? माइनस परोक्ष कर और माइनस का सब्सिडी, इस तरीके से अगर कोष्टक में मिलेगा। या फिर हम इसको ही क्या बोलते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। तो जीडीपी ये, और एक फार्मूला सुन लीजिए, अगर हम यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट बराबर अगर जो मार्केट प्राइस है
उसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हटा दें तो उससे हमको क्या पता चल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगी। और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो जीडीपी मार्केट प्राइस से जितनी भी जो हैं उनमें हमको क्या करते जाना है, यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाते जाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य पर जीडीपी, उसमें से हमने परोक्ष कर को घटा दिया और यहाँ पर सब्सिडी को जोड़ दिया, या फिर मार्केट प्राइस पर जीडीपी, उसमें से हमने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया, हटा दिया, तो वो हमको साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, यहाँ पर हमको क्या करना है, राष्ट्रीय की चर्चा करनी है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब हम घरेलू से राष्ट्रीय की चर्चा करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर यही हो जाएगी कि जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, जो कि मैंने पुराना बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, और उसमें अगर हम क्या जोड़ दें, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, तब भी हमको क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। किस पर, साधन लागत पर। लेकिन जो हम NIFA जोड़ेंगे वो किस पर जोड़ेंगे, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, राइट। या दूसरा तरीका क्या है कि जो है यहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से अगर हम क्या कर दें, NIT को घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें, तब भी हमको क्या मिल जाएगा, GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। वैसे अगर अब हम यहाँ पर आगे पढ़ें, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें तो मैंने बताया था कि इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा वही पुराना तरीका कि जब कभी भी हम सकल से शुद्ध निकालते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, उसमें से अगर हम क्या कर दें, मूल्यह्रास को क्या कर दें या डेप्रिसिएशन को घटा दें, तब भी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। लेकिन ये लेना हमको किस पे है, फैक्टर कॉस्ट को। तो सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत में से अगर मूल्यह्रास को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। या फिर हम मार्केट प्राइस से निकालें तो NDP, राइट, शुद्ध घरेलू उत्पाद में से जो है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें तब भी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर NDP मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर एक तो जो नई लिखी है ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि जो पुराने फॉर्मूलेज हैं वो भी हम अप्लाई करते चलें, राइट। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो शुद्ध भी है, राष्ट्रीय भी है और उत्पाद है। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा साधन लागत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चारों चीजें हैं, राइट। सबसे पहली तो मैंने बताई है साधन लागत। तो अगर हमको यहाँ पर NNP फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है NNP मार्केट प्राइस, और मैंने बताया है कि मार्केट प्राइस से जब हम साधन लागत को निकालते हैं तो मार्केट प्राइस में से क्या घटा देंगे, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे। ये पहली चीज क्लियर हो गई कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP मार्केट प्राइस में से हम क्या कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम घटा देंगे, तो हमको NNP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब बाकी की दो चीजें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। NNP फैक्टर कॉस्ट, राइट, अगर हम इसको शुद्ध ये दिया है, राइट, अगर हम सकल से निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। और मैंने बताया है कि जब कभी भी हम सकल में से शुद्ध जाते हैं तो उसमें से क्या घटा देते हैं हम, डेप्रिसिएशन।
तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है साधन लागत पर, उसमें से हम डेप्रिसिएशन निकाल दें तब भी हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। या फिर एक और कंसेप्ट कौन सा है, राष्ट्रीय वाला, तो उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, NDP, राइट, एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, जब कभी भी मैंने बताया है कि जब हम घरेलू से राष्ट्रीय की बात कर देते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब भी ये हमको क्या मिल जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा, अर्थात NDP फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर D है और यहाँ पर क्या है, N है, तो हम नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको NNP एट क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आप कहीं से भी कोई सा भी इंडिकेटर है, चाहे वो बाजार मूल्य पर है, चाहे वो साधन लागत पर है, उसको लेकर हम एक से दूसरे को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने NNP फैक्टर कॉस्ट के बारे में निकाला है, राइट। और इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि NNP फैक्टर कॉस्ट ही क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है, राइट। NNP फैक्टर कॉस्ट ही क्या होती है, यही राष्ट्रीय आय होती है। तो अब तक हमने यहाँ पर जो आर्थिक समृद्धि के संकेतक हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की घरेलू सीमा के बाहर किए गए वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के साधन लागत पर मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो NNP एट क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, इसको ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है, राइट। और अगर इसको परिभाषा लिखना चाहें तो ये हमने परिभाषा भी पढ़ ली है। अब हाल फिलहाल मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि जो NNP है, राइट, NNP फैक्टर कॉस्ट है, अगर इसको हम यहाँ से निकालें तो इस तरीके से, तीन तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मार्केट प्राइस से निकालें तो बाजार मूल्य पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें से अगर हम अप्रत्यक्ष कर को घटा दें तब भी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, फैक्टर कॉस्ट है, उसमें से अगर हम घिसावट को हटा दें तब भी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। या फिर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद में से, शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम जो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको क्या कर लें, सम्मिलित कर लें, तब भी हमको यहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज है यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय की गणना है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है अगर एग्जाम्स में प्रश्न आता है तो ये हमको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में नेशनल इनकम को इन तीन तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, राइट। और भी तरीके हैं। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय को तीन विधियों से निकाला जाता है। एक क्या हो जाएगी, यहाँ पर व्यय विधि हो जाएगी, राइट, एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरी क्या हो जाएगी, उत्पादन विधि हो जाएगी, राइट। और तीसरी हो जाएगा यहाँ पर इनकम विधि या आय मेथड। अब यहाँ पर एक बेसिक चीज हमको ये समझना है कि देखिए यहाँ पर पहले जो है उत्पादन विधि है। उत्पादन विधि में अगर हमारे देश के जो प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें से किस औद्योगिक इकाई, किस सेक्टर में वृद्धि हो रही है, किस सेक्टर में कमी हो रही है, उसको निकालने के लिए जो है ये उत्पादन विधि बहुत उपयुक्त होती है, राइट। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता था 2015 के बाद में GBA का, आपूर्ति पक्ष। परंतु क्या है कि जो उत्पादन विधि है,
ये जो उत्पादन विधि है ये आपूर्ति पक्ष या सप्लाई साइड को क्या करती है, दर्शाती है, राइट। और अगर हमें नीतियां बनाना है तो हमें यहाँ पर मांग पर ध्यान देना चाहिए। भाई मांग जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर अगर हम निवेश करें या वहाँ पर नीति बनाएं तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चूंकि उत्पादन जो विधि है वो आपूर्ति पक्ष को दर्शाती है, वहीं जो व्यय विधि होती है वो डिमांड साइड को या मांग पक्ष को दर्शाती है या फिर उपभोक्ता कंज्यूमर साइड को दर्शाती है। इसीलिए 2018 के बाद से जो आर्थिक आंकड़े हैं उनमें आरबीआई जो है अब जीडीपी की जो मेथड है, राइट, जो व्यय विधि है इसको ही क्या करेंगे, इस्तेमाल में लाया जाएगा, राइट। तो ये 3 विधियां हैं, व्यय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि। वहां पर जो व्यय विधि वो उपभोक्ता पक्ष या मांग पक्ष को दर्शाता है, राइट। वहीं जो उत्पादन विधि है वो आपूर्ति पक्ष, राइट, या फिर उत्पादक जो पक्ष है उसको क्या करती है, दर्शाती है, राइट। प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर साइड को दर्शाती है। और जब आगे मैं आपको इसका जो आधार वर्ष है, वित्तीय वर्ष है, तब जाकर हम इसको बहुत और अच्छे से समझेंगे। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी पहली विधि। तो यहाँ पर 11 नंबर में एक पूरा प्रश्न आ जाता है। तो अगर ये पूरा का पूरा प्रश्न पूछा जाता है 11 नंबर में कि राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से की जाती है या किस प्रकार व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, संक्षेप में या विस्तार से समझाइए। तो सबसे शुरू में हमें उत्तर लिखने के लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय आय की परिभाषा ये रहे कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर एवं घरेलू सीमा के बाहर किए गए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन लागत पर जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी, राइट। अब व्यय विधि से जब हम परिभाषित करते तो इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। देखिए, अगर हमें हमारी नेशनल इनकम पता करना हो तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप एक इतना सा छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे कि आय बराबर क्या होता है। सीधी सी बात है, आप कहेंगे आय बराबर होता है व्यय माइनस का, एक मिनट, तो आय बराबर होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यय प्लस का क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। अब चूंकि जो जितना भी व्यय है ये यहाँ पर मांग को दर्शाता है, तो अगर हम ये मान लें कि हमारे देश में जो जितनी भी बचत है या जो जितना भी खर्च होता है उस पूरे के पूरे खर्च को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उससे हमारे देश की राष्ट्रीय आय भी निकाली जा सकती है। अर्थात हम ये कहें कि राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर, किस पर, बाजार कीमत पर, राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर जीडीपी को एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय या खर्च के योग के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो कुल खर्च है या कुल व्यय है वो अगर निकाल लें तो उससे हमें हमारे देश की नेशनल इनकम पता चल जाएगी, राइट। अगर हम ये कहें कि भारत में किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है तो उस उत्पादन पर जो भी खर्च होगा अगर उसको हम क्या कर लें, जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकाल लें तो वही क्या होगी, हमारी देश की नेशनल इनकम होगी। इट मीन्स दैट जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस का जी एक्स माइनस का एम, सिग्जम, राइट। अब ये क्या होता है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां पर सी का मतलब होता है कंजप्शन, राइट, उपभोग हेतु अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, राइट। जो उपभोग हेतु अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उन पर जो खर्चा होता है वो अगर हमको पता हो, राइट। फिर उसके बाद में जो निवेश है उस पर जितना खर्च किया जाता है, फिर
जी फॉर यहाँ पर गवर्नमेंट परचेसेस हो जाएगा, उसको हम जोड़ लें। फिर आयात को हम क्या कर दें, निर्यात है उसको जोड़ दें और उसमें से आयात को क्या कर दें, घटा दें। और इन सब पर किए गए खर्च को अगर हम जोड़ लें तो वही मार्केट प्राइस पर क्या होगी, हमारे देश की राष्ट्रीय आय होगी। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो ये है कि ये जो डेफिनेशन है ये NCERT में दी गई है, जबकि जो CSO अपने आंकड़े जारी करता है उसमें यहाँ पर C का जो है, हम यहाँ पर C को क्या मानते हैं, हम यहाँ पर C को लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन। जबकि जो CSO अपनी गणना करता है तो CSO अपनी गणना में यहाँ पर C की जगह पर वो लिखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, PFCE। कहने का मतलब ये कि ये भी अगर आपको किसी किताब में मिले तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये यहाँ पर जो C का हम यहाँ पर जो मतलब लेते हैं वो है कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि CSO जो आंकड़े जारी करता है या जिस मेथड का प्रयोग करता है उसमें C का जो अर्थ है या C का जो वो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बस नाम याद रखना, मतलब दोनों का एक ही है, राइट, मतलब दोनों का एक ही है। कहने का मतलब इतना सा है कि NCERT में सिग्जम को इस तरीके से परिभाषित किया है और CSO का जो आंकड़ा है उसमें सिग्जम को इस तरीके से केवल और केवल परिभाषित किया है। अंतर केवल और केवल यहाँ पर C और I में है। तो हम यहाँ पर कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या उपभोग हेतु अंतिम वस्तुएं जो है NCERT की बुक में मिलेगा, तो यहीं पर CSO इसको बोलता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, PFCE। वही I मतलब सीधा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF प्लस का चेंज इन स्टॉक्स, राइट। दोनों का जो मतलब है, वैल्यू है, वो समान है, केवल अंतर है। बाकी G का मतलब यहाँ पर भी सरकारी खरीद, यहाँ पर भी, और X माइनस का M एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट, राइट। तो CSO की गणना में यहाँ पर C और I का जो नाम है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, राइट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें क्या क्या सम्मिलित करते हैं और किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, राइट। जब हो सकता है कि 5 नंबर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, वो आपको यहाँ पर समझ में आता जाए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, C प्लस I प्लस G प्लस का X माइनस का M। यहाँ पर C का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात जब सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो भी खर्चा करते हैं, जैसे आपने नई कार खरीदी, मोबाइल खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, यहाँ पर मुख्य चीज क्या है कि चाहे आपने कोई भी घरेलू वस्तु खरीदी हो या फिर आपने किसी कार को या कंप्यूटर को अमेरिका से बुलाया है, तो यहाँ पर उन दोनों को ही क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो व्यय विधि में यहाँ पर दोनों को क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, राइट। मैं इस पर ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो और दूसरी विधियां हैं उसमें आयातित जो वस्तुएं हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर जो है आखिरी में अगर आप फॉर्मूला देखें, ये एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट, तो इस फार्मूले के तहत हम यहाँ पर जो M है, M का मतलब क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। हम पूरा का पूरा देखो, हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरा खर्च निकालेंगे और उसके बाद में जितना भी हमने आयात किया है उस पूरे के पूरे को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, राइट। इसलिए कंफ्यूजन मत होना। जो दूसरी विधियां हैं, उत्पादन विधि है या इनकम विधि है, उसमें आयातित वस्तुएं, जो विदेशी वस्तुएं हैं जिनका हम आयात कर देते हैं,
उनको हम क्या कर देते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। लेकिन वह विधि में जब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं सिग्जम का, तो हम यहाँ पर जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो खर्च है उसमें हम आयातित वस्तुओं के खर्चे पर को भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अंत में इसको क्या कर देना है, हटा देना है। आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो यहां पर उपभोग हेतु अंतिम वस्तुएं में जैसे चाहे उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भारत में हुआ हो या उनको हमने आयातित किया हो, उन वस्तुओं को जब आप खरीदेंगे, उनका उपभोग करेंगे और उस पर जो खर्च करेंगे उसको यहाँ पर हमको जोड़ना है। इसके साथ ही इसमें अनुमानित किराया भी जोड़ा जाता है। और ख़ास बात यह है कि आप यदि किराए के घर में रह रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि आप स्वयं के घर में भी रह रहे हैं तब भी आपको अनुमानित यहाँ पर किराया जोड़ना पड़ेगा। ये दूसरी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राइट। साथ ही इसमें हटाना क्या है, तो इसमें जो भी सेकेंड हैंड वस्तुएं हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ेंगे नहीं। क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में जैसे मैंने कहा कि किसी जो है कार का उत्पादन 2008 में हुआ है, राइट। तो उस कार को हमने 2008 की जो नेशनल इनकम है उसमें ही हमने उसको सम्मिलित किया। अब हम यहाँ पर वर्तमान समय में उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपभोग हेतु अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं में वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च अनुमानित किराए पर खर्च को सम्मिलित करते हैं, और जो सेकेंड हैंड वस्तुएं हैं उनको इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, राइट। दूसरा हो जाएगा निवेश, इन्वेस्टमेंट, राइट। अब जैसे हमको उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए सीधी सी बात है हमें कुछ ना कुछ निवेश करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या कर लिया, रहने के लिए नया घर ले लिया, फिर कंपनी के लिए ज़मीन ले ली, कंपनी या औद्योगिक इकाई के लिए भवन बना लिया, फैक्ट्री, या फिर वाहन ले लिए, या कोई भी क्या कर ली, मशीनरी ले ली। तो इन सब में निवेश के लिए जो खर्चा होगा, अर्थात हम ये कहें कि मूर्त संपत्ति पर किया गया व्यय को शामिल करते हैं। वैसे ही अमूर्त संपत्ति पर किए गए व्यय को भी इसमें हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जैसे अमूर्त संपत्ति में क्या हो जाएगा भाई, अमूर्त संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, राइट, और देख भी नहीं सकते। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट, या फिर पेटेंट या आईपीआर। जैसे किसी कंपनी ने, जैसे हमारी जो है हमारे देश की किसी कंपनी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से पेटेंट ले लिया वैक्सीन बनाने का, तो वो पेटेंट भी क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट या अमूर्त संपत्ति पर किए गए खर्च को सम्मिलित करते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर कच्चा माल, उत्पादन के लिए आप कच्चे माल को खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, या फिर जो मध्यस्थ वस्तुएं जैसे यहाँ पर टायर है, उसके बाद में टायर है, टायर हो जाएगा, पार्ट्स हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, कांच हो जाएगा इत्यादि। और श्रमिकों को आप जो वेतन देंगे वो भी इन पर किए गए व्यय को भी सम्मिलित करना है। वहीं जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, बगैर बिका माल या जो माल अभी बिकना बाकी है, वो भी एक तरीके से किस में गिना जाएगा, निवेश में गिना जाएगा, राइट। फिर यहां पर सम्मिलित नहीं करना है किसको, बैंक जमा को, या जो अंश पत्र शेयर बाजार है या बॉन्ड्स है, इस पर जो खर्चा होता है वो हमको यहाँ पर नहीं करना है। तो निवेश में मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, कच्चा माल, मध्यस्थ वस्तुएं, अनसोल्ड इन्वेंट्री, बगैर बिके हुए माल पर किए गए खर्च को सम्मिलित करते हैं। वहीं बैंक जमा, अंश पत्र एवं बॉन्ड्स को सम्मिलित नहीं करते हैं। फिर सरकारी खरीद, सरकारी खर्चा कहाँ पर करती है, तो सरकार एक तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए जो सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन देती है, तो इसको हमको सम्मिलित करना है। फिर वहीं सरकारी जितने भी कार्यालय होते हैं उसमें कंप्यूटर, पंखा, बल्ब, वाहन की जो खरीद सरकार के द्वारा की जाती है उस पर जो व्यय होता है उसको भी हम सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं करना है वो है मेन चीज ये, हस्तांतरित राशि। चूंकि सरकार यहाँ पर खर्चा कर रही है भाई, सरकार यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सरकार जब स्कॉलरशिप देगी या किसी को सब्सिडी देगी तो सरकार व्यय तो कर रही है,
लेकिन दरअसल ये कैसी है? हस्तांतरित राशि है। इससे किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है। और इस लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हम जीडीपी में या नेशनल इनकम में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को भी सम्मिलित करते हैं, तो यहाँ पर हस्तांतरित आय सम्मिलित नहीं होगी। फिर वहीं x माइनस एम का मतलब ये हुआ कि भारत में उत्पादित जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उसमें से विदेश में उत्पादित एवं सेवाओं को, ये लो, अब हम यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी हमने इंपोर्ट किया है उस इंपोर्ट पर किए गए खर्चे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और इस तरीके से जो हमें फिर प्राप्त होगा, अर्थात जो हमने विधि देखी है कि एक तो यहाँ पर आम नागरिकों के द्वारा जो है, आम नागरिकों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया खर्च, अनुमानित किराए पर किया गया खर्च, उसके बाद में निवेश, उसके बाद में यहाँ पर सरकारी खरीद और आयात एवं निर्यात। तो जो पूरा का पूरा हम अगर पूरे के पूरे व्यय को निकाल लें CIG x माइनस का m, तो इसको ही क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाएगा एट GDP मार्केट प्राइस थ्रू व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। और वर्तमान समय में यह विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि ये उपभोग जो है डिमांड, मांग साइड को क्या करती है? प्रदर्शित करती है, राइट। अब यहाँ पर व्यय विधि से गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही चुकी हैं, राइट। सेकेंड हैंड वस्तुओं को हमको इसमें सम्मिलित नहीं करना है, ये क्रॉस का निशान दर्शा रहा है, नहीं करना है, राइट। आप एग्जाम में ये क्रॉस नहीं लगा के आए, मैंने तो यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ये शामिल करते हैं और ये शामिल नहीं करते हैं, राइट। तो एक तो सेकेंड हैंड वस्तुएं को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, फिर वहीं जो बैंक जमा है, शेयर पत्र, बॉन्ड्स को शामिल नहीं करते हैं, हस्तांतरित राशि को शामिल नहीं करते हैं, और विदेश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को भी सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है हमने व्यय विधि के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो जो व्यय विधि है ये दरअसल मांग पक्ष और उपभोक्ता पक्ष को बताती है, इसलिए ये वर्तमान समय में RBI के द्वारा इस विधि के आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। अब दूसरी हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्पादन विधि, जो कि आपूर्ति पक्ष या उपभोग आपूर्ति पक्ष या उत्पादक पक्ष जो है प्रोड्यूसर साइड को दर्शाती है, राइट। अब जो उत्पादन विधि है वो कौन सी विधि? उसको मूल्य विधि भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, राइट। अब यहां पर देखिए इसको GVA भी क्यों कहते हैं? GVA मेथड जो है इसमें इसके माध्यम से हम हमारे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कहां पर वृद्धि हो रही है, कहां पर कमी हो रही है, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर GVA मेथड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे शुरू में इसकी आपको परिभाषा देखनी है कि उत्पादन विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है एवं इसके योग को बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, राइट। कुल मिलाकर ये है कि इससे यहाँ पर जो चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, राइट, या द्वितीय क्षेत्र हो या क्या हो तृतीय क्षेत्र हो, सब में जो भी क्या हो रहा है उत्पादन हो रहा है, उस पूरे के पूरे उत्पादन को हम क्या कर लेते हैं? सम्मिलित कर लेते हैं, और उस फिर पूरे के पूरे जोड़ को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पर राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो हम यहाँ पर जो कुल उत्पादन है, चाहे सेवा का या वस्तुओं का, उन सब को यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। चूंकि इसमें हर एक जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सबके आंकड़े हम अलग अलग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और उनको जोड़ के फिर हम क्या करते हैं? निकालते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो GVA एट फैक्टर प्राइस क्या हो जाएगा? तो अंतिम उत्पाद की जो कीमत है वो, और उसमें से हम मध्यस्थ वस्तु की जो कीमत है वो क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जब हम यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं तो उसमें हमेशा आपको यहाँ पर मध्यस्थ वस्तु की कीमत को
घटाना है। या फिर जीडीपी मार्केट प्राइस में जब हम निकालेंगे तो ग्रॉस वैल्यू, उसमें से हम क्या करें, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें, राइट। तो वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनी में कोई भी कार बनी है, राइट, और उसको अगर हमको बाजार कीमत पर निकालना है तो बाजार कीमत पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो जो सरकार अप्रत्यक्ष कर ले रही है और सब्सिडी दे रही उसको हम कर देते हैं। फिर यहाँ पर जीडीपी, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पर जीबीए प्लस का अप्रत्यक्ष कर माइनस का सब्सिडी हो जाएगा। और या फिर अगर हम क्या करें कि जीडीपी में जीबीए में से जो निवल कर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, राइट, उसको जोड़ दें तो वो हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, राइट। समझ में आया। कोई भी वस्तु कंपनी में बन रही है और उसको जब बाजार में बेचा जाएगा तो सीधी सी बात है, जो सरकार टैक्स लेगी उसको भी हम जोड़ देंगे और जो सरकार सब्सिडी देगी उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जो कार की जो मैंने उदाहरण बताया था वो फाइनल वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि इस विधि से कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कोई भी एक वस्तु ए है, राइट। अब जैसे हम यहाँ पर जो कार का उदाहरण है वही हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। जैसे खनन कंपनी ने यहाँ पर 1 लाख का क्या निकाला, लोहा निकाला, और खनन कंपनी ने उसका उपयोग करके जो है, खनन कंपनी ने भूमि से उत्खनन किया, राइट, खनन किया और 1 लाख का जो है लोहा बनाया। फिर उस लोहे को इंजन कंपनी को बेच दिया। उस इंजन कंपनी ने यहाँ पर जो है उस लोहे का इस्तेमाल करके इंजन बना दिया और उसको 5 लाख में किसी कार कंपनी को बेच दिया। अब कार कंपनी ने 5 लाख का क्या लिया, इंजन लिया, और किसी से टायर लिया, किसी से कांच लिया और कार बना दी। अब कार बनाकर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल खर्चा कितना हुआ इस बनाने में, 1 लाख का क्या बना, 1 लाख का जो है खनन कंपनी ने लोहा निकाला, 5 लाख का जो है इंजन, और 10 लाख की जो कंपनी में थी। तो अंतिम उत्पाद की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, अगर सबको जोड़ देंगे तो 16 लाख हो जाएगी। लेकिन इसमें से हमको क्या करना है, मध्यस्थ वस्तु की जो कीमत है वो हटाना है। मध्यस्थ वस्तु कैसे हुई वो समझिए। यहाँ पर तो खनन कंपनी ने जो है 1 लाख का लोहा निकाला, तो कोई भी मध्यस्थ वस्तु नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मध्यस्थ वस्तु का मतलब ये हुआ कि भाई इन्होंने 5 लाख का क्या बनाया, इंजन बनाया, राइट, लेकिन इन्होंने 1 लाख जो है वो 1 लाख में तो क्या खरीदा था, लोहा खरीदा था। इसका मतलब इंजन कंपनी ने इसमें मूल्यवर्धन कितने का किया, 4 लाख का। भाई इन्होंने 5 लाख का जो था, सॉरी 1 लाख का इन्होंने लोहा खरीदा था और इंजन बनाने में अपनी जो है मूल्यवर्धन किया 4 लाख का, तब जाकर उसको क्या बेचा, कंपनी को बेचा। वैसे ही अगर हम कंपनी का करें तो कंपनी ने यहाँ पर 5 लाख में तो क्या खरीदा था, इंजन खरीदा था, राइट, और 5 लाख का मूल्यवर्धन कर दिया, तो कीमत जाके कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। तो इस तरीके से अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालें तो 16 लाख पूरी कीमत हो जाएगी, और उसमें से यहाँ पर 1 लाख का जो है ये जो मध्यस्थ वस्तु है लोहा, 5 लाख का यहाँ पर जो है इंजन, ये मध्यस्थ वस्तु है, इनको जोड़े तो 0 1 5 कितना हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख की यहाँ पर क्या हुई, मध्यस्थ वस्तुएं हुई। तो ग्रेस वैल्यू एडिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 16 लाख जो अंतिम उत्पाद की कीमत है उसमें से मध्यस्थ वस्तु की कीमत को निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 लाख आ जाएगा, राइट। या फिर हम उसका सीधा सीधा क्या जोड़ लें, मूल्यवर्धन जोड़ लें, 1 लाख, फिर इंजन कंपनी ने 4 लाख का मूल्यवर्धन किया, फिर कार कंपनी ने 5 लाख का मूल्यवर्धन किया, 1 4 5, तब भी कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, राइट। तो संक्षेप में कहूँ तो अंतिम कीमत में से हम जो है मूल्य मध्यस्थ वस्तु उनको घटा दें, तब भी मूल्यवर्धन का पता चल जाएगा। या फिर हर स्टेज में, जैसे यहाँ पर
प्राथमिक क्षेत्र में 1 लाख का मूल्यवर्धन हुआ, फिर इंजन कंपनी ने 4 लाख का मूल्यवर्धन किया, फिर कार कंपनी ने 5 लाख का मूल्यवर्धन किया, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 10 लाख। यहाँ पर ये जो है ये हमारा हो गया, राइट। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, जीवीए कहेंगे। जीवीए का मतलब होता है अंतिम उत्पाद की कीमत, मतलब मध्यस्थ वस्तु की कीमत। और इस तरीके से यहाँ पर जो है कार का क्या हो जाएगा, कीमत हमको पता चल गई कितनी, यहाँ पर 10 लाख, राइट। अब देखिए, अब जब इसको मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है तो मार्केट प्राइस पर हम निकालने के लिए क्या कहेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी कार खड़ी है, जैसे जो कार है उसकी कीमत कितनी है, 10 लाख है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मार्केट में वो कार आपको 10 लाख में ही मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सरकार जितना टैक्स लेगी कंपनी उतना जो है उसकी कीमत में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। जैसे कंपनी ने इस पर, सरकार ने इस पर 50,000 का क्या लगा दिया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 10 लाख की कीमत है। ये देखिए ये कार की जो कीमत है उत्पादन लागत पर वो कितनी है, 10 लाख है, राइट। फिर 50,000 का सरकार ने यहाँ पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो जो टैक्स है वो इस कार की कीमत को बढ़ा देगा, राइट। अब मान लिया कि ये जो कंपनी है ये किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसको बढ़ावा देने से पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होने से बच जाएगा। इसलिए सरकार ने वहाँ पर इसको बढ़ावा देने के लिए 20,000 की क्या दे दी, सब्सिडी दे दी, राइट। तो सब्सिडी को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरीके से जो है बाजार मूल्य पर हमको क्या मिल जाएगा, कार की कीमत पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,30,000, राइट। अर्थात हम यहाँ पर जो 30,000 का जो है निवल कर जोड़ दें या फिर अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा जीबीए प्लस का प्रत्यक्ष कर माइनस का सब्सिडी, या जीडीपी इक्वल्स टू जीबीए प्लस का निवल कर। इस तरीके से जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर 2 बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में जो उत्पादन विधि है, उत्पादन विधि के माध्यम से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कौन कौन की समस्याएं जाती हैं। तो एक तो समस्याएं या बाधाएं कौन कौन सी जाती हैं, या हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो इन दोनों का उत्तर लगभग एक सा ही है। पहली सावधानी क्या रखनी है हमको कि दोहरी गणना की समस्या, तो जीबीए से या उत्पादन विधि से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो कई बार वस्तुओं की दोहरी गणना हो जाती है, जो मध्यस्थ वस्तुएं होती हैं उनकी भी गणना हो जाती है। और अगर हमको सावधानी रखना है तो हमको केवल और केवल वस्तुओं का अंतिम मूल्य ही जोड़ना चाहिए, राइट। दूसरी समस्या क्या है कि हम हर एक सेक्टर से जो आंकड़े लेते हैं उत्पादन के, वो आंकड़ों में क्या होती है, कमी होती है, राइट। तो यहाँ पर आंकड़ों के लिए हमको जीपीएस या इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी आंकड़े मिल जाएं। फिर मूल्य ह्रास ज्ञात करने में क्या होती है, कई बार कठिनाई होती है। भाई कौन सी वस्तु, जैसे कोई कार है, अब उसका 1 साल में उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है, और ना ही एक निश्चित संस्था है जो मूल्यह्रास को क्या करती है, कैलकुलेट करती है, राइट। इसीलिए इसकी सावधानी करने के लिए यहाँ पर मूल्यह्रास हेतु वैज्ञानिक एवं मानक विधियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, राइट। यहाँ पर चौथी कठिनाई क्या होती है कि इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की जो कीमत है या मूल्य है उसका निर्धारण करना क्या होता है, कठिन होता है, राइट। और इसके समाधान के लिए यहाँ पर जो मूल्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका उचित क्या होना चाहिए, मानक होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, राइट। जैसे कोई इंजन खरीदा, कांच खरीदा, टायर खरीदा, तो उसके उचित मानक होने चाहिए, तभी तो हमको क्या होगा, मध्यवर्ती जो है वस्तुओं की पता चलेगी, राइट। और समय एवं धन इसमें अधिक खर्च होता है, इसको बचने के लिए आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि उत्पादन विधि में कौन कौन सी कठिनाई होती है, तो ये उत्तर हम लिख देंगे सीधा, दोहरी गणना की समस्या, आंकड़ों की कमी, मूल्यह्रास ज्ञात करने में बहुत ज़्यादा कठिन होती है, राइट। वैसे जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उनकी कीमत
का निर्धारण करने में कठिनाई जाती है और समय एवं धन अधिक खर्च होता है। तो हमें उत्पादन विधि से अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो कौन कौन सी सावधानी रखनी, वही अंतिम वस्तु का ही मूल्य जोड़ा जाना चाहिए, तभी एक्यूरेट राष्ट्रीय आय निकलेगी। आंकड़ों के कलेक्शन के लिए इंटरनेट एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। मूल्यह्रास हेतु जो है मानक विधि एक्यूरेट मेथड का प्रयोग करना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य निकालने हेतु उचित मानकों का प्रयोग करना चाहिए और उपयुक्त आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर जो है उत्पादन विधि को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम और जो हमारी तीसरी है आय विधि उसको पढ़ेंगे और कौन सी मदों को शामिल करते हैं कौन सी मदों को नहीं करते हैं ये भी समझेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।